everyone. This is your host for the evening, सुनील उपाध्याय. और आप सभी लोगों का स्वागत है. ये एक ऐसा शो है जहां पे हम आर्टिस्ट को लाते हैं, एक्टर्स को लाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को लाते हैं, उन लोगों को लाते हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं. और आज के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर कृष्णा भट्ट. तो कृष्णा भट्ट के बारे में मैं आपको बेसिकली बता दूं, प्रमोशंस में आपने देखा होगा, ये वो दिलचस्प एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, कई सारे सीरियल्स और एड फिल्म्स में काम किया और उसके साथ ही साथ इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया हुआ है. कंप्लीट एक्टर, जो एक कंप्लीट एक्टिंग पैकेज है, वो हमारे साथ मौजूद है. हालांकि कॉमेडी में इन्होंने काफी नाम कमाया है, लेकिन ये एक भरपूर अच्छे एक्टर है. मतलब स्क्रीन पे ये जब आते हैं, जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही मतलब मजा सा आ जाता है. तो मिस्टर कृष्णा भट्ट इज द गेस्ट फॉर द इवनिंग फॉर द 10th एपिसोड. अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े ताकि हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा सकें. नमस्कार. हियर ही इज. नमस्कार. नमस्कार कृष्णा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास सुनील जी. और जो भी जुड़े हैं सबको नमस्कार और आपका सबका स्वागत है. तो कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10वें एपिसोड में आर्ट एंड द आर्टिस्ट के. 56 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव राइट नाउ. ये ऑडियंस और भी बिल्ड होते रहेंगे. इन्हें मैंने बता दिया है कि इनकी भी अगर कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लाइव ही अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और यहाँ से हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला और इस सेशन में आप हमारे जुड़े हैं. 10th एपिसोड है, ये भी एक छोटा सा माइलस्टोन है हमारे शो का, जिसमें आप हमारे गेस्ट बने हैं. तो मैं तहे दिल से आपका सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो देख रहे हैं दर्शक गण, जो अभी हम एक्टर उन्हीं की वजह से हैं एक्चुअली, क्योंकि अकेला एक्टर कुछ नहीं कर सकता. अकेला पूरी टीम होती है, फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब पूरा यूनिट, स्पॉट बॉय, हमको जो चाय पिलाते, वहां से लेके सबसे मेन है दर्शक. जब तक वो हमको देखेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो हम एक्टर नहीं कहला पाएंगे या नहीं कह सकते हैं कोई भी. क्योंकि आप सभी हैं तो हम हैं, नहीं तो अकेला किसके लिए एक्टिंग करें, है कि नहीं? क्या बात, तो इसीलिए क्या बात है. तो जो 65 लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, हाँ जी, उनके लिए आपने समय निकाला है. 66 हो चुके हैं. तो सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने इस शो में 10th एपिसोड में स्वागत करता हूं आर्ट एंड द आर्टिस्ट के. और हमारे साथ जुड़े हैं बेहतरीन एक्टर मिस्टर कृष्णा भट्ट, जो मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं. मैं तो आज दिल खोल के इनसे बातें करने वाला हूँ. 80 के ऊपर लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग अभी लाइव जुड़े हैं, तो उन सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है. तो कृष्णा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है? हाउ डिड यू स्टार्ट योर वर्क? आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, और आप मुंबई कैसे पहुंचे, आप फिल्म इंडस्ट्री कैसे पहुंचे? एक आपकी जर्नी के बारे में हमारे सारे दर्शकों को बताएं सर. जी, मैं सबसे पहले ऐसे शुरुआत करूंगा. काफी जैसे नॉर्थ स्टेट जितने हैं, तो सब क्या है, कुछ समय पैदा होके आप जब होश संभालते हैं, जब आप स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, तो एक्टर बनने का एक सपना होता है. लेकिन जहां मैं पैदा हुआ था, एक बहुत ही छोटा सा शहर आप कह सकते हैं, गांव है, गुत्तीगार, कर्नाटक में. बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि मैं साउथ से हूं. बहुत कंफ्यूज होते हैं. कोई कहता है कि मैं हिमाचल का हूं, किसी को लगता है कि मैं गुजराती भट्ट हूं, किसी को लगता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं. तो बहुत सारे कंफ्यूजन है. तो जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो उनको बताता हूं कि मैं कर्नाटक से हूं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, आप कर्नाटक से हैं, हमको पता ही नहीं था. तो मैं कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है गुत्तीगार, मैं वहां पे जन्म लिया. और हम बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं. तो बहुत ही एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था हमारा. हम 4 बच्चे, एक मेरी बहन है और 2 भाई, हम टोटल 4 बच्चे हैं. मैं सबसे छोटा हूं घर में. तो पिताजी, मम्मी, हम सब एक छोटा सा रेस्टोरेंट में, कि हम खुद ही वहां काम करके, मतलब वैसे हमारा गुजारा होता था. तो बहुत ही स्ट्रगल पीरियड था वो. लेकिन मैं हमेशा कहता हूं,
जो ये चीज जो है अभी मैं मुड़ के देखता हूं तो शायद उसी वजह से हम बहुत आज आज की जो सिचुएशन है उसमें बहुत स्ट्रांग अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल बचपन में देख लिया था। तो पिताजी ने हमें जो भी एजुकेशन कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, बहुत उन्होंने मेहनत की हमको यहां तक पहुंचाने के लिए। तो जब बचपन में मैं वहां पे स्कूल्स में जाता था तो होता है जैसे कि हम स्कूल कॉलेज के नाटक में काम करते हैं, तो वैसी शुरुआत हुई। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, पहला नाटक किया, स्टेज परफॉर्मेंस दिया था सुधनवार्जुन एक नाटक, उसमें तो मैंने एक रोल किया था जो मेरा नाम है, तो उसी सुधनवार्जुन। तो उसमें उसके बाद हर साल हमारे जो स्कूल डेज कहते हैं, कॉलेज के स्कूल्स में हम करते हैं एनुअल डे, उसमें एक एक प्ले करता था, उसमें नाटक करता था, तो मुझे वहां प्राइज मिला करता था। कभी क्या कहते हैं आप, स्टील का ग्लास, कभी कोई साबुन के डिब्बे, तो मैं बहुत खुश होता था। अरे वाह, अच्छा। एक हाँ, मतलब कि ये उस वक्त हम जब जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं तो उसमें हमको ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, अरे वाह ये अवार्ड मिला है मुझे। तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई। तो लोग अप्रिशिएट करते थे, अरे वाह यार तुम बहुत अच्छा एज ए एक्टर, बहुत अच्छा स्टेज में आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं ये जो चीज है मेरे अंदर है। और मेरे पिताजी जो हैं वो एक कर्नाटक में एक फोक सेमी क्लासिकल फॉर्म है यक्षगान, आपने नाम शायद सुना होगा, जो कथकली जैसा ही है। केरल में कथकली और कर्नाटक में यक्षगान। तो उसमें वो भागवत, तो वो भी एक तरह से आर्टिस्ट ही हुआ करते थे। अभी पिताजी नहीं रहे तो कुछ 12-13 साल हो गया उनको। तो कई उसी दौरान ये जो चीज शुरू हुआ, धीरे 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 फिर हर साल मैं प्ले करता था और लोग एनकरेज करते थे। तो फिर मैं पीयूसी करने के लिए सुब्रमण्य, वहां पे एक पास में कॉलेज है, तो वहां पे गया, तो वहां भी मैं प्ले करता था। और वहां पे एक अग्निशिखा एक प्ले किया था, चाणक्य, जिसको लोगों ने बहुत सराहा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि मैंने चाणक्य का रोल किया तो लोग ने ये कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई और है, तो चाणक्य, एकदम ऐसा लग रहा था कि ये चाणक्य है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस वक्त जो ये फील हुआ कि शायद मेरे अंदर एक ऐसा क्वालिटी है, शायद मुझे इसको और तराशना है और कुछ करना है। फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैंगलोर, वो शहर है पूरा, तो मैंगलोर आपने सुना ही है, तो मैंगलोर शहर में वहां गया, सेंट एलोसिस कॉलेज में। वहां पे मुझे एक मित्र, मेरे बैचमेट महालिंग भट्ट, तो वो लिखते बहुत कमाल लिखते थे। मैं हमेशा जब भी बात करता हूं उनके बिना मेरा शायद ये जो शुरुआत हुई है अभिनय की, तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो वहां भी मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले, लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। पर वहां भी एक ग्रुप है अभिव्यक्ता। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं सर। हेलो हेलो, ठीक है, नहीं है? जी जी, हाँ, वहां पे एक हाँ, तो वहां पे एक ग्रुप है अभिव्यक्ता। वहां पे वो उस ग्रुप को ज्वाइन किया, वहां भी नाटक किया। फिर मुझे पता चला जब मैं ग्रेजुएशन खत्म किया तो नीनासम के बारे में, वहां थिएटर इंस्टीट्यूट है, वहां पे 1 साल का कोर्स है। तो मैं वहां जाने के लिए सोचा, तो मेरे पिताजी ने मुझसे उस वक्त एक सवाल पूछा था, बेटा आप बहुत ज्यादा ये नाटक वाटक कर रहे हो, क्या इसमें आप अपना आगे के लाइफ, अपना ये जो भी करना चाहते हो ये कर पाओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। तो बोले आगे जाके शादी करोगे, फैमिली होगी, तो ये नाटक वाटक करके कैसे, मतलब या तो कुछ जॉब वॉब कर लो, शौक की तरफ से नाटक कर लो। तो मैंने कहा पिताजी पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बनाऊं, मैं यही करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर आपके अंदर इतना जुनून है तो फिर आगे बढ़ो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वो टाइम है। तो फिर मैं नीनासम चला गया, वहां पे 1 साल कोर्स किया, 1 साल रेपर्टरी में था। फिर वहां के मेरे बहुत अच्छे, अभी मैं बहुत मानता हूं, नीनासम मेरे लिए एक तरह से मंदिर है। जब भी मैं नीनासम का नाम लेता हूं तो
पता नहीं क्या है, कुछ एक मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे मैंने 2 साल बिताया और वहां पे मेरे गुरु जम्बे सर और मेरे काफी सारे दोस्त, उन्होंने सब बोला कि तुम्हें एनएसडी जाना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी वहां पे, क्योंकि नीनासम में जो पढ़ाते हैं वो सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट हैं, वहां से पास कर चुके थे। तो उन्होंने कहा तुम इतने सिंसियर और इतने सिंसियरली थिएटर करना चाहते हो, तुम्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए। तो फिर मैं इस तरह से अप्लाई किया और मुझे पता भी नहीं कैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि कभी कभी लोग वहां पे 8 बार 9 बार, हाँ बहुत बार देना पड़ता है। मेरा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आ गया। फिर ये 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जब मैं आपको कमाल की बात पाऊं, क्योंकि मैं साउथ का हूं, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया तो मैं हिंदी ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम जिस गांव से हूं मैं, वहां पे बहुत ज्यादा हिंदी बोली नहीं जाती है। भले ही मैंने एज ए सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में हिंदी लिया हो, लेकिन जब आप बोलते नहीं है तो, या उस तरह से आपका वो जो कल्चर नहीं है वहां पे, कन्नड़ी ज्यादा बोलते हैं वहां पे। लेकिन मैंने 3 साल बहुत मेहनत की, तो हिंदी भाषा, फिर मैं हिंदी भाषा में सोचना शुरू किया। तो इस तरह से जो है सिलसिला वहां से शुरुआत हुई। 3 साल मैंने एनएसडी में, बहुत मेरे बैच में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, अभी आप इंडस्ट्री में देखते हैं, ज्ञान प्रकाश, आशुतोष राणा, यशपाल शर्मा, मुकेश, यशपाल जी आपके बैच से हैं। जी 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 जी, ये सारे, ये अभय कुलकर्णी, बहुत हमारे डायरेक्टर, जितने हमारे बैच में डायरेक्टर हुए हैं, अभिलाष हो, संदीप, अनिरुद्ध कुटवाड़, संदीप भट्टाचार्य, ये सब इतने सारे के सारे इतने अच्छे हैं। पूरे बैच हमारा अच्छा था, तो सब एक दूसरे से सीखते थे। बहुत 3 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला हमें। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद फिर मैं थिएटर वर्कशॉप करता था। अभी आपने अंकुर जी, देवेंद्र राज अंकुर जी, वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो हमारे टीचर भी रह चुके। तो उनके साथ मैंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप की एक्टिंग क्लासेस लेता था। अब्रॉड भी गया, मालदीव, डेनमार्क, बहुत सारी जगह पे, तो प्ले डायरेक्ट किया। मेरा एक्चुअली मुंबई आने का ऐसे कोई मैं कभी सोचा नहीं था। तो एक अचानक से मैं 3-4 साल ये थिएटर वर्कशॉप करता रहा। और बैंगलोर में गया, वहां साउथ में, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह पे थिएटर वर्कशॉप किया। अचानक मुझे मेरे जी 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 हाँ, हेलो जी, प्लीज कंटिन्यू, आई एम लिसनिंग टू यू। हाँ जी जी, तो वहां पे फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम बहुत चैलेंज वगैरह लेते हो, एक्सेप्ट करते हो और बहुत तुम्हें मजा आता है, तो सही में जो स्ट्रगल और जो टफ होता है, मुंबई में जाके कुछ मुकाम हासिल करना। तो मैं ऐसे ही मुंबई आया था। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं मुंबई, मैंने कहा चलो ठीक है मुंबई। तो मैं ऐसे ही 4 कपड़ा बैग में डाल के, मेरे बैचमेट कुमुद, तो वो ऑलरेडी मुंबई आ चुके थे, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं मुंबई आना चाहता हूं, कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूंगा। तो उसने कहा आजा आजा। तो फिर मैं ऐसे मुंबई आया। तो गोरेगांव ईस्ट में बहुत सारे अभी कलाकार वहां शुरू करते हैं, एक वनराय कॉलोनी है, तो मैं वहां पे आके उसके साथ कुछ 10-15 दिन रहा। फिर मैं अपना खुद का कमरा किराए पे लिया और शुरुआत की। तो 2-2.5 महीने मैंने बहुत हाथ पैर मारे। तो फिर मुझे लगा है मैं गलत आ गया। तो मैं पिताजी को खत लिख ही रहा था कि मैं अभी वापस शायद थिएटर करने जा रहा हूं, मैं गलत आ गया मुंबई, क्योंकि यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो उस वक्त पेजर हुआ करता था, मोबाइल नहीं था। तो पेजर में मैसेज आने लगे कि कुछ शोज के मुझे एपिसोडिक कैरेक्टर मिले हैं। तो फिर मैंने खत वहीं पे छोड़ दिया लिखना। तो एक एक करके एपिसोड, फिर धीरे 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 जो है काम का सिलसिला शुरू हुआ। एक से काम दूसरा, दूसरे से तीसरा। पहला मैंने टीवी शो किया दूरदर्शन के लिए,
एक लंबा, जो राजपाल यादव मेरे ही जूनियर हैं 3 साल एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो हमने मुंगेरी के भाई नवरंग लाल करके एक शो किया था अच्छा। प्रकाश झा जी के साथ। हाँ, ये शायद 98 की बात है, राइट। तो उस तरह से फिर धीरे 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 कुछ फिल्में, एड फिल्में, फिर आप काम, फिर मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब मुंबईकर हो गया, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से फिर फिल्में, फिर सीरियल, फिर करते 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 सिलसिला। जी। तो मेरे ख्याल से जो आपके बचपन के स्ट्रगल के दिन थे, और एक उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपको मेहनत करने के लिए, आपको स्ट्रगल के लिए मजबूत बनाने के लिए, आपको इस इंडस्ट्री में। और आपको जो साथी मिले, जो लोग मिले, वो शायद अच्छे मिले, जो कारण था कि आपको एक मार्गदर्शन मिलता गया, प्लस आपके पिताजी का सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फैमिली से अभी सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आया वो ये कि आपका रुख थिएटर की तरफ काफी ज्यादा था, आप काफी ज्यादा काम कर रहे थे। आपने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था मुंबई आके फिल्मों और सीरियल्स में काम करने के लिए, लेकिन वो इवेंचुअली आपकी जिंदगी में होता गया और आपने उसको वैसे अपना लिया। जी। मैं एनएसडी पे आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि जब भी कोई एनएसडी का आर्टिस्ट मुझे मिलता है या एफटीआईआई का आर्टिस्ट मुझे मिलता है, तो मुझे अंदर से ना एक अलग से खुशी महसूस होती है। आपके बैच के बारे में बताइए। एनएसडी में आपके साथ काफी नामचीन लोग थे, तो उनके साथ में वो ट्रेनिंग, उनके साथ में वो सीखना कैसा था, उनके साथ में काम करना कैसा था, और आज आप उनसे कैसे कनेक्टेड है सर? अरे क्योंकि देखिए क्या है कि आप, मेरी मेरी एक आदत है, मैं छोटे बच्चे से भी सीखता हूं, और जो भी मुझे मिले ना, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो सीखने का प्रक्रिया जिंदगी भर चलता ही रहता है ना। आप ये कभी बंद नहीं, मतलब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो आप, फिर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ में, ना। क्योंकि ऐसे अगर आपने बिल्कुल सोच लिया, बिल्कुल। तो जब ये तो प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाला, चलती रहती है। तो एनएसडी में लकीली मेरे जो बैच के जो अलग अलग, हम, क्योंकि एनएसडी में क्या होता है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कोने से देश के हर तरह से स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरे जी। बैच में मध्य प्रदेश से जैसे कुमुद कुमार मिश्रा, श्रीवर्धन त्रिवेदी, मुकेश, ये सब, आशुतोष राणा, ये 4 लोग मध्य प्रदेश से। फिर कोई यूपी से, कोई एक राजकुमार शनोतुंबा शंकर मणिपुर से, और अभिलाष पिल्लई अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, मेरे बैच के हैं। और कलकत्ता से संदीप भट्टाचार्य, तो महाराष्ट्र से अनिरुद्ध कुटवड़, और क्या नाम है, अभय कुलकर्णी। फिर बिहार से विजय कुमार और संजय झा। तो इस तरह से अलग अलग, और ज्ञान प्रकाश नैनीताल से, है ना, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी भी हम बहुत फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत हम जुड़े रहते हैं। तो एक अलग अलग प्रांत के, मैं साउथ से आया था, और मुझे पहले से हिंदी का बहुत, तो सबके साथ जुड़ के एक जुनून था। हमारे बैच में सब इतने पैशनेट थे, और एक हेल्दी कंपटीशन भी था। मुझे अच्छा काम करना है, मुझे कुछ अच्छा सीखने का। तो एक दूसरे से भी सीखते थे, जो टीचर्स बाहर से आते थे सिखाने के लिए, इतने गुणी लोग आते हैं, तो सबसे सीखने का मौका मिलता है। और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने सोच जो है, उनसे हम सीखते हैं, हमसे वो। तो इस तरह से एक गिव एंड टेक। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है अभी भी, हमारे जो डायरेक्टर कीर्ति जैन मैम, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम एक्टिंग लेना चाहते हो तुम्हारे हिंदी में, वो कहा कि नहीं, एज एन एक्टर ही मुझे सेकेंड ईयर में मुझे स्पेशलाइजेशन लेना है, तो मैं मेहनत करूंगा। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो एक हमने प्ले किया था काट कंस, उसमें मैंने मेन किया। तो अच्छा। ये जो मेहनत करके वहां तक पहुंचने का ये था जी। तो मुझे अभी हमारे बैचमेट जो यशपाल शर्मा की जो पत्नी है प्रतिभा, तो उन्होंने एक गीत लिखी, मुझे अभी भी याद है, मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो रिक्वेस्ट भी करने क्योंकि वाला था। मैंने आपका इंटरव्यू रवि जी के साथ देखा था, यशपाल जी वाला, तो उसमें आप लोगों ने वो गीत जी जी गुनगुनाया था। मैं रिक्वेस्ट भी करने वाला था कि वो गीत आप जरूर गुनगुनाइएगा।
ये कहा वो ये फर्स्ट टाइम मैंने प्ले किया था, बहुत ही बहुत आनंद आया था। तो उसमें एक गाना है जो राजस्थानी थोड़ा फोक टाइप। उड़ती है आशा मेरे उड़ते मन की, काट हंस हमारा उड़ उड़ जाए। उड़ती है आशा मेरे उड़ते मन की, काट हंस हमारा उड़ उड़ जाए। रेत का वो टीला है मैदान के पार, उड़ती है आशा मेरे पंख लहराए। धोरी ना सागर में लहरे अखियों के बाण, काट का हंस हमारा उड़ उड़ जाए। ता ना 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 ता ना 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 तारा नार नर ना। देखिए ये है थिएटर का कमाल। ये हमने किया था 92 में। सोचिए अभी मैं इसी पे आने वाला था कि याद थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं क्यों? क्योंकि ये उनको जो अपना जी किया हुआ ये काम 30 साल 40 साल के बाद भी याद रहता है। जी 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 ये रंगभूमि का कमाल है। हो सकता है मुझे कोई फिल्म का डायलॉग याद ना हो है ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज है, ये थिएटर की खास बात है। अभी मैं हालांकि मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना पहला प्यार वो रंगभूमि है, थिएटर है, ये सच्चाई है। क्या बात है, क्या बात है। जी आपको अपने बैच के सारे लोगों का नाम याद है? कौन कौन से स्टेट से कौन कौन लोग आए थे वो याद है? अपने पहले साल के प्ले का गाना याद है? मतलब आपको रंगभूमि ने, आपको थिएटर ने बहुत कुछ दिया है। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है सर कि मैं इसके पहले राज शर्मा जी को इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी मेरे शो में कि इंसान को, हर इंसान को जिंदगी में थिएटर जरूर करना चाहिए। और उनका मानना तो ये था कि गवर्नमेंट को सिलेबस में थिएटर दे देना चाहिए बच्चों को, ताकि बचपन से लोग थिएटर से जरूर जुड़े। क्योंकि आपको एक्टर बनना जरूरी नहीं कि आप थिएटर करके एक्टर ही बने या डायरेक्टर ही बने, लेकिन आप बिल्कुल एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैं बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आपका यू हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ थिएटर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थिएटर? व्हाट डज थिएटर गिव टू अ ह्यूमन बीइंग? क्योंकि मैंने काफी जगह पे ये बात बोली भी है, कभी सेमिनार में, बहुत पहले से मैं करता हूं। मैं लोगों को मोटिवेट इसलिए करता हूं थिएटर के लिए, क्योंकि हम एक बात करते हैं हमेशा पर्सनालिटी के बारे में, राइट। पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो आज की तारीख में, है ना। तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम कोर्स करते हैं, ये करते हैं। आप थिएटर कर लो, बात खत्म क्या बात, क्या क्योंकि बात। आप थिएटर थिएटर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप अपने शहर में अब इतने, क्योंकि आजकल हर शहर में कोई ना कोई थिएटर ग्रुप है। आप देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आप देखिए फिल्म का इतना प्रभाव है बॉलीवुड का, और हर तरह से लोग चाहते हैं कि मुंबई जाके। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप तब तक एक्टर बनने का ना सोचें जब तक आपको ना अंदर से ना फील होता हो कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं शायद कर पाऊंगा। उसके लिए पहली तैयारी करें हम। और मैं कहता हूं कि जैसे आपने कोर्स की बात की ना, आजकल तो स्टार्ट हो गया है काफी जगह पे, यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट है, तो उसको और वो देना चाहिए। मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऐसे इतना, क्योंकि बच्चे जो है उनका एक डिसिप्लिन बन जाता है थिएटर में। आप अलग अलग तरह के, जैसे हम आज कहते मार्शल आर्ट, हम मैंने बहुत किया हुआ है ना, योगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप सुबह के वक्त ये करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, फिर थोड़ा सा आप थिएटर, मतलब पूरे वर्ल्ड थिएटर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इतने सारे किताबें हैं हमारे, इतने लिटरेचर इतना स्ट्रांग है। बहुत सारे हंसी आती है कि बहुत सारे अभी बच्चों को ना पता नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन है ना। कहानी जो लिखते हैं मोहन राकेश, जितने अपने प्ले लिखे हैं, जितने बड़े बड़े, स्पेशली कर्नाटक में भी बहुत सारे सारे नॉवेल लिखने वाले। तो इससे क्या है, आपका एक कल्चर डेवलप होता है, एक आपकी ना सोचने का तरीका बदल जाता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो ये जो
आप एज ए पर्सन ना ग्रो करते हो। तो इसीलिए एज अ मुझे लगता पर्सन है आप ग्रो करते थिएटर हैं। बहुत 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 बहुत। सही बात कही आपने। मुझे और आप, मुझे ये चीज पता है कि जी जी नहीं मैं ये कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग नर्वस फील करते हैं, क्योंकि अब 10 लोगों के जी सामने जी जाने बिल्कुल। में, 200 लोगों के जाने, आप थिएटर ज्वाइन कर लो, आपको एक महीने में आपके जो जितने नर्वसनेस है ना, लोग कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, वहां पे सामने बैठते आपका गला सूखने लगता है, आप थिएटर कर लीजिए, आपके सारे नर्वसनेस एक महीने के अंदर चला जाएगा। आप स्टेज में 500 लोगों के सामने खड़े होके नाटक करते हैं तो क्या है, आपको सामने से रेस्पॉन्स मिलता रहता है, या आप लोगों को, स्पेशली थिएटर क्या है, इंटरेक्शन, आप लोगों को एक गिव एंड टेक, धीरे धीरे आपके सोच जो है वो डेवलप होता है। तो ये जो समाज में आजकल आप देख रहे हैं विकृतियां हैं ना, जो मानसिक विकृतियां, वो कम हो के सकारात्मक आप सोचने लगेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, थिएटर बहुत कुछ देता है। मैं एज एन पर्सन आपको बताऊं कि एक्टर क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल, क्योंकि अदरवाइज हम एक्टर बन ही नहीं सकते हैं। एक अच्छा एक्टर है, बहुत बिल्कुल। सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल होता है, तो उसको बहुत संवेदना होती है किसी के तरफ, और वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो ये सब चीजें हैं। तो फिर ये भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्लैमर देख के आए बॉलीवुड तो फिर आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होंगे, बहुत कुछ होगा। अगर आप सही मायने में बेस अपना बना के आते हैं कि नहीं मैं एक्टर हूं, तो आप 4 महीना आपको काम नहीं मिला, 5 महीने काम नहीं, आप डरते नहीं, क्योंकि आपका है ही यही है, आप ग्लैमर देख के नहीं आए, है ना। तो जैसे मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई ग्लैमर देख के नहीं आया, मुझे पता भी नहीं था कि ऑटोग्राफ देना, मतलब फोटो खींचवाना, तो मैं ये सब चीजें देख के नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे मेरे अंदर ही कोई है, वही है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं अगर आप एक्टर ना होते तो फिर क्या होते, तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं मैंने, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं। तो मैं बस यही चाहता हूं कि जो अगर सीरियसली एक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसकी तैयारी करें, और जब लगेगा कि हाँ, ये नहीं सोच के आए कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, लोगों को ऑटोग्राफ दूंगा, या लोग मेरे साथ फोटो खींचेंगे, ये जो ग्लैमर चकाचौंध देख के आते हैं ना, वो फिर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत इसके तकलीफ लिए होती भी है बहुत लोगों को। जरूरी है, अगर एक्टर बनना चाहते हैं लोग, स्टार बनना चाहते हैं फिल्मों में आकर के या टेलीविजन में आकर के, तो ये मैं अपने सारे दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई पहले आप थिएटर से शुरुआत करें, क्योंकि थिएटर जो है इंसान की जिंदगी में, जो आप जैसे आपने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी तो पहली बार डेवलप होती है। आपके अंदर की जो खामियां हैं उससे आपको 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 आप तक पहुंचाती है कि भाई ये आपके अंदर खामियां हैं, आपको कैसे इसको सुधारना है वो भी बताता है थिएटर। जी जी तीसरी चीज आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको जिंदगी बिल्कुल। में डिसिप्लिन रहना सिखाता है। अगर जैसा आपने कहा कि ग्लैमर देख करके आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शायद बहुत साल आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन थिएटर का एक जो बहुत बड़ा एक्टर भी होता है या जो बहुत नामचीन एक्टर भी होता है, वो बैक स्टेज का भी काम कर लेता है, वो अपने मंच की सफाई भी खुद कर लेता है। तो थिएटर आदमी को जमीन से जुड़ना सिखाता है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे थिएटर के बारे में इतनी डिटेल में बात करके। उसके लिए अब मैं मैं आप, थोड़ा आपसे फिल्म हाँ नहीं, मैं उसके लिए जी आपको जी जी एग्जाम कंटिन्यू। बताता हूं कि मैंने 99 में एक फिल्म की थी, अभय, है ना। अभय फिल्म कमल हासन जी के साथ, क्योंकि मैं साउथ से हूं, तो मैं बचपन में कमल हासन, मैंने एक्चुअली हिंदी फिल्में ज्यादा देखी नहीं थी उस वक्त, है ना। तो मैं कमल हासन के बहुत फिल्में देखता, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको जो कैरेक्टराइजेशन जो करते थे ना, वो मुझे कभी कमल हासन नहीं लगे स्क्रीन पे ना। तो मैं हमेशा उनका काम मुझे बहुत पसंद आता था। और मैं सदमा, एक फिल्म आपने देखी होगी, सदमा फिल्म, हाँ तो हाँ बिल्कुल कमल हासन बिल्कुल। जी, और क्योंकि तो मैं काफी बार देखा, मुझे उसमें कुछ सीन्स इतने अच्छे लगे, तो मैंने काफी बार बार देखा। तो मैं एक दिन टीवी में ऐसे देख रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस एक्टर के साथ मुझे कभी स्क्रीन शेयर करना चाहिए, कि मजा आएगा। आप यकीन नहीं करोगे, एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया और मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है, कमल हासन जी ने आपके फोटो मंगाई है। तो मैं हैरान हो गया, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। उसके बाद मैं चलिए एनीवे वो प्रोसेस हुआ और मैं ऊटी चला गया।
वो फिल्म करने के लिए। जब मैं ऊटी गया, ओके। और कुछ 10-12 दिन या 15 दिन मैंने उस फिल्म में काम की, तो कमल हासन जी के साथ इतना अच्छा रेपो हुआ मुझे, हम बैठ के घंटों बातें करते थे। क्यों? क्योंकि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। उनके साथ पहले भी नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह जी, उन्होंने काम किया था, और अतुल कुलकर्णी, अपने ओमपुरी जी, लेट ओमपुरी जी, उन्होंने काम, बहुत सारे एनएसडी के। तो वो हमेशा उनको लगता था कि बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जब मैं काम कर रहा था तो थिएटर के बारे में बहुत बात करते थे। तो उन्होंने एक बात कही, तब मुझे समझ में आई बात कि सच में जो लोग जिन्होंने नहीं किया वो मिस किए हैं। तो उन्होंने कहा कि यू रियली लकी पीपल, यू डिड थिएटर सो मेनी ईयर्स। मैं हमेशा मिस करता हूं क्योंकि मैं नहीं कर पाया उतना थिएटर। आप देखिए कि कमल हासन इतने सक्सेस, इतना काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, इतना, मतलब ऐसे ऐसे रोल आप देखोगे, स्वाति मुत्यम, नायगन, पुन्नगई मुन्नन, मैंने उनका बहुत सारे काम देखे, इतने कमाल के अभिनेता। तो वो भी थिएटर को मिस करते हैं, वो भी रंगभूमि को इतना सम्मान की नजर से देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं थिएटर कितना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो चीजें थिएटर की, मतलब अगर हम थिएटर पे बात करें तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का सेशन तो कुछ नहीं है, उसके लिए बातें करना शुरू करें तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं 1 महीना तो बोल बहुत सकता अच्छा लगा हूं। कि आपने बहुत अच्छा लगा कि आपने थिएटर्स के बारे में बात की है। मैंने थिएटर्स से अपनी जिंदगी में, आज अगर मैं बोल पाता हूँ, या मैं लोगों के इंटरव्यूज कर पाता हूँ, या मैं अपना यूट्यूब चैनल चला पाता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ को मैनेज करते हुए भी, तो वो थिएटर की देन है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रगुजार है हम लोग रंगभूमि के। मैं बिल्कुल। फिल्मों के बारे में बात करना चाहूंगा सर। जैसा आपने मुझे बताया कि हिंदी से आप ज्यादा मुखातिब नहीं हुए थे, और हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की बैरियर महसूस होती थी। लेकिन मुझे जो मैं समझ पाता हूँ कि आपके कैरेक्टर्स कॉमिक टाइमिंग में या एक अलग अंदाज में अगर हिट हुए, तो वो इसलिए हिट हुए क्योंकि आपकी जो बोलने का तरीका था, आपका जो लहजा था, वो थोड़ा सा अलग था। अगर हम बात करें लापता गंज की, तो लापता गंज में जो आपका एलिजाबेथ का कैरेक्टर था, जो ये कहता था कि हम आ रहे हैंगे, हम जा रहे हैंगे, उसके साथ में जो आपका लहजा था बोलने का, दैट वाज सो चार्मिंग कि जब आप स्क्रीन पे आते थे तो ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर चलता रहे, ये बोलता रहे, बस इसको हम सुनते रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए स्ट्रेंथ बनी? एक्चुअली जो, अगर आप लापतागंज की बात करें तो वो यूपी और एमपी के कुछ जगह पे ये हैंगे, हैगा, हैगी, जी जी, एमपी और यूपी के थोड़ा सा बॉर्डर्स कुछ पे चेंज चलता किया, है तो हैंगे कर दिया था। वो हैगा, जी। हैगा, हैंगे भी बोलते हैं शायद, हैंगे, है ना। तो मुझे ये जब रोल बताया गया था, तो मुझे अश्विनी धीर जी जो प्रोड्यूसर, और उन्होंने पूरा लापतागंज क्रिएट किया। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री को, ऑफिस से लेकर के आज तक उन्होंने बहुत कुछ दिया है। हाँ, तो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आप कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा बनाते हैं करके। तो उन्होंने जब ये कैरेक्टर दिया तो मुझे हैंगे, तो मुझे सच बताऊं, मुझे उस वक्त लग रहा था कि ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। मैंने ये बोला था उनको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कृष्णा पूरा, क्योंकि हम पहले काम कर चुके थे, वो मतलब मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल में कुछ एपिसोड डायरेक्ट करना है थे, तभी हमारी पहचान हुई थी। तो फिर वो काफी साल के बाद, हाँ, इस शो के लिए मुझे जब, हालांकि लापतागंज स्टार्ट होके 5-6 महीने के बाद मैंने एंटर किया इसमें, लापतागंज सीरियल में। तो 6-7 कैरेक्टर ऑलरेडी उसमें, क्योंकि लापतागंज में सारे जो एक्टर हैं, तो एक तरह से इतना ट्यूनिंग कमाल, रोहित भाई एनएसडी के, विनीत भाई एनएसडी के हमारे सीनियर थे, तो उनके साथ वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशन। और फिर बाकी इंदुमती, जो सुचेता, अब्बास, शुभांगी जी, ये सब, और अनूप उपाध्याय, हबीब तनवीर जी के ग्रुप में थे। तो बहुत थिएटर किया उन्होंने, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मामा का जो रोल किया, तो जितने कलाकार, एक्टर, राकेश श्रीवास्तव जी, लल्लन जी, हम अभी भी, आजकल भी। राकेश श्रीवास्तव जी का आपने नाम लिया, मैं आपको बता दूं कि अभी 6 बजे मैं उनसे बात कर रहा था। उनको पता चला कि आप आज के एपिसोड में आ रहे हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया था कि सर एक एपिसोड आपके साथ भी मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरे भी फेवरेट है।
तो उन्होंने मुझे डेट दी है कि 1 या 2 या 3 तारीख के आसपास वो आर्ट एंड द आर्टिस्ट एपिसोड में आएंगे, और उन्होंने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। जी जी। और आज उन्होंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव देख सकूं, तो हो सकता है ऑडियंस में जो 67 देख रहे हैं, शायद राकेश जी भी इस समय आपको सुन रहे हो। हाँ जी सर। तो वो रोज बात करते हैं, डेली डेली वाले ऑलमोस्ट, है ना, अभी भी। तो वो एक तरह से मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत हम आपस में शेयर करते हैं, सारे के सारे, अनूप हो, जितने भी, रोहित भाई, सारे अमीर। तो वो जो ऐसा लगता था कि वो घर है जब हम सेट पे जाते थे। तो फिर जब वो कॉस्ट्यूम पहन लिया, वो गेटअप में आ गए, जैसे ही जाके लापतागंज जैसे एक शहर जैसा एक आपने ये देखा है, तो एक सेट ऐसा है, एक छोटा सा, तो सुत्तीलाल की दुकान हो, वहां पे जाके बैठ गए तो हम अपने आप कैरेक्टर बन जाते थे, है ना। फिर अनूप आ गया तो वो जी मामा, जी बिल्कुल रोहित भाई बिल्कुल। आ गए तो वो जीजा जी, राकेश जी आ गए, श्रेयस जी आ गए तो जीजा जी की वाइफ के जीजा जी बन जाते थे। तो 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 मैं तो हम वैसे ही, जैसे मैं कैरेक्टर वैसे ही मैं उनको छेड़ता था। जैसे राकेश जी को, जीजा जी की वाइफ की जीजा जी कह रहे हैंगे तो हमको ये अच्छा नहीं लगा रे, तो हम कह रहे हैंगे तो आप कुछ तो मुंह खोलिए, बताइए। तो ये सब चीजें। और बेहतरीन। हाँ, और मामा के साथ मेरे जो मामा और एलिजा की जो दोस्ती हो, जितने हमने बहुत मस्ती किए हैं, बहुत एंजॉय किया वो शो को। तो एक है कि एक ट्यूनिंग ऐसे बनता था, तो अपने आप ही जो चीजें इम्प्रोवाइज भी हम बहुत करते थे। ये आपने सही बात कही कि कॉमेडी का एक खास बात है कि हमको खुद पता चल जाता है, अगर टाइमिंग नहीं ना, कि जैसे होता है एक्शन का रिएक्शन टाइम पे नहीं आया, तो अगर मिस हो गया तो वो पंच नहीं बनता है। और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल कोई बता के बिल्कुल। नहीं हो सकते, वो आपके अंदर, ये क्या बोलते हैं, इनबिल्ट है। बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल में इनबिल्ट स्टोरेज इतना है, फिर मेमोरी कार्ड डालते हैं, वैसे ही जो है। हाँ, आपका वैसे ही वीडियो। जो है। जी जी नहीं नहीं, जी अब जी आ गया, ये अपने आप ही पता नहीं जी। क्या रहा है। तो कॉमेडी का टाइमिंग आप सिखा नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल देख बिल्कुल। के, आपको ये सिर्फ एक आप महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है, इस तरह की चीजें मैं लोगों को बताता हूं कि। लेकिन ये है कि आप 5 साल हमने लापतागंज किया, तो वो हमने एक तरह से वो जिंदगी जी है ना। लापतागंज बिल्कुल बिल्कुल। बहुत करीबी शो है, दिल के करीबी शो है अभी भी। बहुत सारे काम किए हमने, फिल्म, एड फिल्म हो, जितने काम किए हैं, तो लापतागंज हमेशा बहुत दिल के करीब है। जी तो जैसा आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि कॉमिक टाइमिंग एक्टरों के अंदर में एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ हो। मेरे ख्याल से कोई शो तभी सुपरहिट होता है या लॉन्गेस्ट रनिंग होता है जब उसमें अच्छे एक्टर्स होते हैं और उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो आपका वो शो और उसके बाद सब टीवी के साथ जी आपका एसोसिएशन काफी रहा। सर एक स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कॉमेडी के अब कई फॉर्म है। एक जमाना था जब सब टीवी आया था, सब टीवी ने बहुत बेहतरीन, अश्विनी देव जी आए थे, अनिल दुबे जी आए थे, इन लोगों ने अच्छे अच्छे शोज लेकर के आए सब टीवी पर। तो वो एक दौर था जब मतलब सब टीवी खोल के बैठ जाओ तो आप परिवार के साथ कोई जी भी शो देख सकते थे। लेकिन अब जो है काफी चीजें हो गई हैं। अब स्टैंड अप कॉमेडी का एक अलग जॉनर चलता है, यूट्यूब पे कॉमेडी और प्रैंक्स का एक अलग जॉनर चलता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस दौर की टेलीविजन में और आज के टेलीविजन की कॉमेडी में क्या कोई फर्क आया है, और अगर आया है तो वो क्या फर्क आया है सर? जी, देखिए कॉमेडी में अपना बहुत चेंजेस। देखिए, आप महमूद साहब से देखिए, महमूद साहब के टाइम से, है ना। फ्रॉम देयर। जा जी, बिल्कुल। जॉनी भाई, जॉनी लीवर जी, मैंने काम की भी किया उनके साथ, बीच में काम करने का मौका मिला था। तो सबके अपने अपने तरीका होता है ना, कॉमेडी का। कॉमेडी, मैं एक शब्द से मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई, कॉमेडी करना। कॉमेडी एक्चुअली करना नहीं होता है, ये मेरा मानना है। कॉमेडी जो है, सिचुएशन बिल्कुल। अपने आप कॉमेडी हो जानी चाहिए। जैसे कॉमेडी करने हो लगते जानी हैं ना, चाहिए। हाँ, को कॉमेडी करने लगते हैं, वही बात खत्म। मेरे लिए ये मेरी सोच है। तो जब तक आप, देखिए, एक सिचुएशन है, एक आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उस सिचुएशन में जाते हैं।
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी पानी का बोतल है, अभी इसको मुझे खोलना है, मुझे बहुत प्यास लगी, इसको मैं बहुत फनी कर सकता हूं और बहुत सीरियसली कर सकता हूं, इसको मैं ट्रेजेडी भी कर सकता हूं। सिचुएशन सेम है, बिल्कुल राइट। तो आप बिल्कुल। इसका मेरा अप्रोच क्या है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आप कर रहे हैं, जेन्युइन होना चाहिए। तो वही बात है कि मैं उसी कॉमेडी को मानता हूं जो आप पहले खुद कन्विंस हो ना कि मैं क्या कर रहा हूं। वो ओवर द टॉप मुझे कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन जैसे जॉनी लीवर जी करते हैं ना, लेकिन उनका अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो खुद कन्विंस होते हैं पहले, भाई मैं ये कर रहा हूं, इससे मैं कन्विंस्ड हूं, तो आप भी कन्विंस होते हैं। जब तक एक्टर कन्विंस नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या करने जा रहा हूं, तो फिर वो ऑडियंस तक वो बात नहीं पहुंचेगी। वो आपको लगेगा या तो ओवर एक्टिंग लगेगा, यार ये तो क्या कर रहा है ऐसा लगेगा, या आपको हंसी आएगी नहीं, या तो वो गुदगुदाएगी नहीं, या तो आपके चेहरे मुस्कुराहट भी नहीं आएगी, उल्टा आपको परेशानी होने लग जाएगा, ये हो क्या रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है बिल्कुल बिल्कुल। आजकल। वो कभी कभी मैं सच बताऊं तो लोग ना एक्चुअली क्या है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सुनील जी, फैक्ट ये है, बहुत लोग ऐसे हैं ना, मतलब बस लिख दिया कुछ, हाँ हो जा, अरे अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, अरे अरे सर आप तो कर लेंगे, आप तो कॉमेडी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी कर लें तो ऑडियंस हमको देख के, जो करना है उसका पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं इसीलिए हमेशा जब भी कोई, हाँ हाँ कल मैं पूछता हूं, भाई क्या है, आप मुझे भेज दीजिए, कम से कम क्या है, क्या क्या उसका कैसे कैसे जाएगा, एक बेस बनाता हूं, फिर मैं सिचुएशन में जाता हूं एज एन एक्टर, उस कैरेक्टर बन के, कैरेक्टरेशन, फिर उस सिचुएशन में गया, फिर जो होता है इंप्रोवेशन, बहुत कुछ होता है। अब आपका बेस ही नहीं है बिल्कुल तो बिल्डिंग बन नहीं सकती है, फिर आपको ऐसा ही लगेगा। इसीलिए मुझे हर तरह की चीजें, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, राजू श्रीवास्तव हो, सुनील पाल हैं, और अभी कपिल शर्मा, जितने इतने मैंने कपिल शर्मा शो भी किए हैं कुछ एपिसोड्स, है ना। तो गैग्स मैं करता अच्छा था। तो ये सब चीजें आप अच्छा। उस पे अलग अलग चीज है ये। गैग्स मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं स्टैंड अप नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अकेला खड़े होके माइक के सामने मैं स्टैंड अप नहीं करता, मैं मिमिक्री नहीं करता हूं। तो ये क्योंकि वो मेरा जो जिस गली में जाना नहीं है, तो फिर उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो आपका फोर्टे नहीं है। वो अगर आपके फोर्टे नहीं साथ है, में कोई बिल्कुल और जुड़ जाए तो एक कॉमिक टाइमिंग डेवलप करके आप उस पूरे सीन को खूबसूरत बना देते हैं। मैंने देखा है वो बिल्कुल। आपका काम। तो मैं गैग्स करते थे तो बिल्कुल वो सिचुएशन ये है, ये कैरेक्टर है। मैं काफी एपिसोड्स कपिल शर्मा के शो में किए थे। तो ये सब चीजें हैं। कि मैं कुछ कॉमेडियंस और कुछ अच्छे एक्टर्स को जानता हूँ। निर्मल सोनी जी मेरे साथ मेरे शो पे आए थे सेकेंड एपिसोड में, जिस हाँ समय इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग शो में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि बहुत कम ऐसे शोज हैं या बहुत कम ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो अच्छी कॉमेडी को या अच्छी कहानी को लेकर के आज तक चल रहे हैं। बाकी तो नाम के लिए आते हैं शोज और जाते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं जिन्होंने खुद एक ऐसे कैरेक्टर को जिया है, एक ऐसे शो में जिसको परिवार के साथ बैठ करके हम लोग बखूबी देखा करते थे और एंजॉय किया करते थे, और एक सेकंड के लिए भी झिझक नहीं होती थी स्क्रीन के सामने। जी। अगर और काम की बात करें तो हमने आपको अकीरा में देखा है, हमने आपको मिशन मंगल में देखा है। सर आने वाले प्रोजेक्टों के बारे में बताइए, हम आपका प्रेजेंस जो है स्क्रीन पे और किस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं? जी, अभी एक फिल्म आप शायद एडिटिंग अभी कर रहे हैं, वो कब ओटीटी किस प्लेटफॉर्म में आया, क्योंकि अभी थिएटर तो है नहीं। लव यू पप्पू एक फिल्म की है जी। मैंने, बहुत ही अलग तरह का अच्छा सब्जेक्ट है वो। हाँ, वो उसमें एज ए मतलब टाइटल रोल किया है मैंने पप्पू का। वो पत्रकार है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये जो छोटे शहर में जो पत्रकार नहीं होते हैं, जो वहीं पे शुरू हो जाते हैं अपने मोबाइल जी लेके, है ना। जैसे एक यूपी का जी। कोई एक अमरोहा जैसे एक शहर का एक पत्रकार है वो, है ना। वो कुछ है उसमें अच्छा। कुछ इंटरेस्ट, मैं बहुत सारी चीजें उसमें बता नहीं सकता अभी। तो ये एक जी जी है जी जी। हाँ, ये बहुत ही ह्यूमरस, आपको हंसाएगी, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। पॉलिटिकल भी है, और अपना क्या बोलते हैं, पत्रकारिता के बारे में भी है,
और एक कुछ और भी मैसेज है उसमें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो आपने उनका नाम सुना होगा, पंकज शंकर जी करके, जो दूरदर्शन में भी एडिटर रह चुके हैं, पत्रकार भी हैं और रह चुके हैं, तो और एडवाइजर भी रह चुके हैं एक पार्टी के। तो वो उन्होंने ये फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने रिसर्च करके फिल्म लिखी थी। तो वो है, हमने ऋषिकेश, अमरोहा, बहुत अच्छा। जगह पे, यूपी की जगह पे लॉकडाउन होने से पहले शूट किया था ये फिल्म। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अभी किस प्लेटफॉर्म, वो तो कह रहे थे कि अभी हम जल्दी बताने वाले हैं। तो ट्रेलर होगा तो मैं जल्दी चलिए, आपको हमें इंतजार शेयर रहेगा। करूंगा। जी, अभी एक हमें और वेब इंतजार सीरीज रहेगा भी कि करने। आने वाली आपकी हाँ फिल्म। और जी। हाँ, एक एक दो और एक दो फिल्म की बात चल रही है, और एक वेब सीरीज का भी अभी करना है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सिलेक्टेड, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, थोड़ा सा अभी ऐसा काम करना पड़ेगा कि थोड़ा कि जहां सेफ आप महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि शूटिंग बिल्कुल में बहुत बिल्कुल। सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो अपने कोरोना की वजह से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। हाँ, मैं एक चीज और, ये स्टारिज्म में मैं बिलीव नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, बहुत हो सकता है लोगों को अटपटा सा लगे, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे को स्टारिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए वो हर आदमी स्टार है जो अपने काम ईमानदारी से और मेहनत से और 100% देके करता हो। भले ही वो एक बाल काटने वाला, सैलून में बाल काटने वाला हो, या अपने जूता पॉलिश करने वाले हो, या कोई रेस्टोरेंट में वेटर हो, जो काम अपने जो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से करते हैं, वो हर आदमी स्टार है। तो इसीलिए मुझे इंडस्ट्री का वो जो वो स्टारिज्म अपने हो, या अपने ये अपनी मुझे फील्ड में समझ में नहीं स्टार आते। है। मैं अच्छा एक्टर, हाँ, हर अपने अपने इसको मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूं। मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी जो अच्छा काम करे, उसको भी मैं उतने ही इज्जत से उसका नाम दादा करके बुलाता हूं। मुझे हमें सॉरी शूटिंग में चाय पिलाते हैं, उनको भी मैं बहुत रेस्पेक्ट में बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हर आदमी का अपना आत्मसम्मान है, हर आदमी को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं हर आत्मा में परमात्मा है ना। तो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक जी रेस्पेक्ट। जी। क्या जी बात है, बहुत अच्छी बात है आपके साथ में हुई। मैंने सोचा था कि आधे घंटे का ये शेड्यूल होगा हमारा, लेकिन बातें कब 52 मिनट तक पहुंच गई पता नहीं चला। हमारे साथ कुछ व्यूवर्स जुड़े हैं, एक बार हम उनकी तरफ रुख करेंगे। अपूर्वा हजारिका जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीनिधि पिल्लई जी जुड़ी हैं, हमारे साथ में अजय माथुर जी जुड़े हैं, और कुछ लोग हैं जिनके आईडीज सिर्फ दिख रहे, नाम नहीं है। डॉक्टर राजेश उपाध्याय, ही इज माई फादर, ही इज वॉचिंग अस लाइव। उन्होंने लिखा वेरी गुड ओह कन्वर्जेशन। वो आपका कैरेक्टर लापतागंज में बहुत पसंद करते थे। बहुत पसंद करते थे आपका कैरेक्टर वो। और उन्होंने मुझे जी कहा जी, था कि आज नमस्कार जैसे ही नमस्कार। कृष्णा जी आएंगे तो मुझे मुझे लिंक भेज देना, मैं एपिसोड पूरा देखूंगा आज का। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका संदेश ओके ओके। लहर के ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या होगा? और क्योंकि यहाँ पे यूथ जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है लहर पे कि आप वीडियो डिस्कशंस कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ लोग वो हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, और जो बेसिक यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, उनके लिए सर आपका एक संदेश। जी जी, मैं देखिए, एक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा यही है, मानना है कि अगर आप सही में मुंबई में आके या कहीं ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तैयारी कीजिए। और आपको सही मायने में ऐसे ग्लैमर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ग्लैमर देख के प्लीज मत आइए। चकाचौंध ये जो बाहर से दिखता है ना, वो देख के मत आइए। अगर आपको लगता है, अंदर से फील होता है कि मुझे बस एज ए प्रोफेशन, मुझे एज ए, मैं एक्टिंग के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता हूं, जिस दिन ये लगेगा, और पूरी तैयारी करके थिएटर कीजिए 2-3 साल, या जितने मैक्सिमम कब तक आप कर सकते हैं, अपने शहर में कहीं भी कुछ भी तैयारी करके आइए। और फिर आप आके, पहले आपको शायद काम नहीं मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट मत होना, कोशिश करते रहना। और फिर जब आपको कामयाबी मिलने लगे तो सक्सेस को डाइजेस्ट कर लेना, वो बहुत जरूरी है। क्या बात, बहुत क्या लोग बात, ये सजेस्ट नहीं बहुत करते। ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल हाँ, ये क्योंकि बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल। हंड्रेड वो हजम परसेंट नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में। तो फिर एकदम औंधे में वो गिर जाते हैं नीचे। फिर उनको जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कि जब तक समझ में आती है ना बात, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाकी मैं आज सच बता रहा हूं, ये एक
कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं, निराश नहीं हूं, लेकिन थोड़ा दुख होता है क्योंकि आजकल जो यंगस्टर जो हैं सोशल मीडिया पे हो कहीं भी हो, एक दूसरे के खिलाफ इतने नफरत भरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा न्यूट्रल है ना, क्यों सोचिए, फेक न्यूज ना फैलाएं, आपको कुछ आए तो उसको फॉरवर्ड कर दिया बिना सोचे समझे, और थोड़ा हम न्यूट्रल रहने की सोचें, क्योंकि देखिए बिल्कुल। पार्टियां आएंगी जाएंगी। मैं पॉलिटिकल बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप किसी के काम को पसंद करेंगे तो आप अंधभक्त हो जाते हैं, किसी का विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं, हम सबको बिल्कुल देश बिल्कुल। के बारे में सोचना चाहिए और देश की प्रति इज्जत होनी चाहिए, जो आपको सही लगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछने के लिए ना पूछें। अगर आपको सही में सवाल पूछने का मन करता है किसी चीज के, बहुत इज्जत से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये जो फिर सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, कोई भी मुद्दे पे किसी ने कुछ डाला, आप वही बोलते हैं ना, इतने गंदे गंदे शब्द लिखे जाते हैं, आप उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। मैं वहीं से उसको डिलीट मार देता हूं। या क्या है, कभी कभी फेसबुक या कोई भी उस चीज ओपन करने में आपको ना तकलीफ होने लगती है। तो क्योंकि ये सब नहीं करना चाहिए। मैं स्पेशली यंगस्टर को बोल रहा हूं, सकारात्मक रहिए, अच्छे अच्छे विचार दिमाग में। इसीलिए कह रहे हैं ना, लिटरेचर हमारे देश में इतना कुछ है पढ़ने के लिए। और थिएटर कीजिए, लोग अच्छे अच्छे लोगों से जुड़िए, और जिससे आपके जो दिमाग जो है ना वो संतुलित रहे और अच्छे विचार आए, विकृतियां ना हो, है ना। आजकल लोग बहुत, मुझे देख रहा हूं कि बहुत, है ना, हर मुद्दे पे बोलना है। बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड क्या है पता ही नहीं है, उसके बारे में भी बोलना है। फिल्म इंडस्ट्री कैसी चलती है पता बिल्कुल नहीं, लेकिन बोलेंगे जरूर, बिल्कुल बोलेंगे जरूर। हाँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। कि मैं भी जानता हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, कि मैं भी हूं, मुझे भी पता है, जी 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 पता कुछ है नहीं। तो इसीलिए जी। पता करें, हम चीजों के बारे में जाने, बिना जाने कुछ भी ना लिखें। क्या है ये, आपको लगता होगा क्या है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, फिर आप ऐसे चीज में फंसेंगे ना जिससे आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अच्छा सोचिए। मैं जो सोचता हूं, मैं अच्छा करूंगा लाइफ में, मैं इस दिशा में जाना चाहता हूं। कोई भी आपको खींचे कि भाई आपको भटकाने की कोशिश करे, नहीं भटकना है, फोकस बना के रखना है, मुझे ये करना है, उसमें चलिए। 1000% कामयाब होंगे आप। शॉर्टकट नहीं लेना है, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाए हम। मैं उस पर यकीन करता हूं। मेरे इर्द गिर्द लोग को अचानक सही से हो जाता है तो मैं खुश हो जाता हूं उनके लिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूं, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, अपने हिसाब से काम जो भी है, मुझे प्यार मिलता है, मैं उससे खुश हो जाता हूं। छोटी छोटी खुशियां उसको बहुत एंजॉय करता हूं। और छोटा सा एक परिवार है मेरा, पत्नी है वो भी एक्ट्रेस है। अभी तो फिलहाल तो नहीं काम कर रही है कोरोना की, कोविड की वजह से। तो है ना, रोज उनको भी आता है कि, तो मैं तो बोलता हूँ आप रुक जाओ, मैं फिर भी थोड़ा सा कर लेता हूँ बीच बीच में। तो मेरी प्यारी सी बिटिया है जो, बस उनके साथ समय बिताता हूँ। और कोशिश करते हैं हम कुछ, क्योंकि मैंने बीच में कुछ वीडियोस भी बनाए थे यूट्यूब में, मैंने अच्छा। कुछ 7-8 वीडियो बनाए। वो भी मैं मैसेज, ये फेक न्यूज, इन सब चीजों के लिए मैंने मैसेजेस के साथ एक कुछ, मैं और मैंने वाइफ ने कुछ वीडियोस बना के डाले थे। तो फिर मैं नहीं कर पाया व्यस्तता की वजह से, कुछ कारण की वजह से। तो इसलिए ये सब कुछ सकारात्मक हम सोचें, कुछ अच्छे अच्छे विचार लोगों को, आप ना प्यार से लोगों को देखो, नफरत भरी नजरों से नहीं, किसी को भी, है ना। हम कोई आगे जा रहा है तो उसको आगे जाने दीजिए, उसका रास्ता ना काटे। हम भी अपनी जगह बना के निकलें, उसका रास्ता काट के नहीं, खुद की जगह बिल्कुल बनाए ना। तो बस मैं यही संदेश देना बिल्कुल चाहता हूं। बस बाकी तो अपने सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जो भी आपके पास है, जो हमारे पास है, उससे हम खुश रहने की कोशिश करें। ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है। मैं हमेशा मुझे एक, पता नहीं, मुझे एक
इन कुछ दिनों से मैं कुछ थोड़ा सा विचार ऐसे दिमाग में चलता रहता है, तो मैं सोचता हूं जैसे हम देखते हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए मेरे पास जो है वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल, राइट। तो हाँ, आप ये प्रे करें कि उनको भी वो मिले और सब एक साथ आगे बढ़े, है ना, देश को हम बढ़े आगे, देश को आगे बढ़ाए, अच्छे विचार रखे। मेरे लिए हीरो हैं जो बॉर्डर पे खड़े, वो जवान हैं, वो स्टार है मेरे लिए, और जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, है ना, ये सब लोग हमारे लिए स्टार है एक्चुअली। बाकी हम तो अपने प्रोफेशन, हम तो अपने ये प्रोफेशन है चकाचौंध में अपने एक्टिंग करते हैं, लोग प्यार करते हैं तो उनके लिए हम बहुत सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं। और आप जितने लोग देख रहे हैं, आप ये जो अहंकार होता है ना एक्टर को, वो मैं शब्द से मुझे बहुत सख्त नफरत है। ये जो मैं शब्द से है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, सच बताता हूं। मैं कुछ नहीं होता है सर, मैं होता ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या कोई भी एक एक्टर कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा एक्टर। मैं चैलेंज करता हूं, मैं खुले चैलेंज करता हूं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरी यूनिट होती है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट लिखने वाला, राइटर, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, कैमरामैन, पूरी, उसके बाद फाइनली दर्शक। जब तक दर्शक सर्टिफिकेट नहीं देता है ये हमको अच्छा लगा, ये एक्टर अच्छा है, इसका काम अच्छा है, तब तक आप कुछ नहीं है। तो सारे हम हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये जो हम वाला सोच लेके चलेंगे, है ना, ये सबके लिए अच्छा होगा। और हम हमारे लिए, तो मैं कोशिश यही करता हूं जब भी कोई कठिन परिस्थितियां आती है तो क्या मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूं, पुराने पुराने गाने सुनता हूं, या कुछ अच्छे अच्छे विचार लोगों को सुनता हूं। जैसे आज आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो क्योंकि अच्छे लोगों से आप बात करते हैं तो वो सवाल पूछने से ही पता चलता है। क्योंकि आजकल तो बहुत से लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं ना, कि बात करना चाहते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि आप, क्योंकि आपके बारे में वैसे मैं जानता था कि आप खुद एक बहुत अच्छे पोएट हैं, आप बहुत अच्छे लिखते हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तो वो पता चल जाता है, वाइब्स आपको पता चलता है कि आपको बात करने से भी अंदाजा हो जाता है कि ये है, तो अच्छा लगता है। देखिए, ये हमने 1 घंटे अभी बातचीत की, इतने लोग जुड़े। वही मैं उसी पे मैं आने वाला था कि हमारा शेड्यूल आधे घंटे का था, लेकिन दिल खोल के जब इंसान बात करने लगता है तो फिर वो समय कहाँ कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हमारी अपनी वक्त की पाबंदियां हैं, जिसके कारण हमें शेड्यूल को ध्यान देना होगा। तो सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे 10वें एपिसोड को स्पेशल बना दिया अपनी उपस्थिति से। और जितने भी दर्शकगण आपको देख रहे हैं, वो आपसे फेसबुक पे मेरे ख्याल से जुड़ सकते हैं। आपके संदेश सुनना चाहें तो यूट्यूब पे आपके चैनल पे सुन सकते हैं, और आने वाले वेब सीरीज और फिल्म में आपको देखेंगे ही। तो सारी ऑडियंस का भी मैं एक बार वापस धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और कृष्णा जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे शो पे आए हैं, इंटरव्यू यहाँ से खत्म होता है, लेकिन आपके साथ में जो ये एक अपनापन बना है, ये यहाँ से शुरू होगा सर, ये फिर यहाँ से खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, आपसे बात करके मुझे सच में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जेन्युइनली कहता हूँ, आप भी बहुत गुणी हैं, बहुत गुणी इंसान है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको धन्यवाद 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 जी। धन्यवाद सर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी जी जी, आप भी सब लोग ख्याल रखें अपना। बिल्कुल बिल्कुल, बाय सर, टेक केयर, बाय 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 बाय।